हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, है ना। ये हमने लिखवा दिया था पिछले लेक्चर में कि कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि कॉन्सेंट्रेशन होता ही क्या है। टर्म्स तो बाद में देखेंगे कौन कौन से टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहली बात, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है और कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालते हैं, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालते हैं हम लोग? सॉल्यूशन का। किसका? सॉल्यूशन का हम लोग निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है? तो बोलते हैं ये मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर होता? तो बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर को नाम देते हैं हम लोग सॉल्यूशन का। अगर मिक्सचर है तो इसमें एक से ज्यादा चीज मिली होंगी, तो कम से कम दो चीज तो मिलाओगे ही मिलाओगे, है ना। तो दो चीज अगर मिलाएंगे तब बोलेंगे इसको टू कंपोनेंट मिक्सचर या बाइनरी मिक्सचर। क्लियर? तीन चीज मिला दिए तब बोलेंगे टर्नरी एंड सो ऑन। क्लियर? तो जनरली अपने सिलेबस में बाइनरी होता है, मिलाने को पांच मिला दो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। जनरली दो, अगर दो है तो एक का नाम देते हैं हम लोग सॉल्यूट और दूसरे का नाम देते हैं हम लोग सॉल्वेंट, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके क्या बनता? सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, सॉल्यूट कहते किसको है? तो जिसको डिसॉल्व किया, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? कंपोनेंट जिसको हम लोगों ने डिसॉल्व किया। जनरल परसेप्शन, कंपोनेंट बीइंग डिसॉल्व्ड, जिसको डिसॉल्व किया दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, है ना। और वो कंपोनेंट जिसमें डिसॉल्व किया, है ना, कंपोनेंट इन विच वी डिसॉल्व सॉल्यूट, जिसमें हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्लियर है? जैसे चीनी है, उसको हम लोगों ने पानी में घुलाया, ये अपना पानी है कि नहीं, और इसमें हमने घुलाया चीनी को। तो घुलाया किसको? तो चीनी क्या हुआ? सॉल्यूट, और पानी क्या हुआ? सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? क्लियर? अच्छा चलो, ये है पानी, है ना। अब हमने इसमें दूध मिला दिया। क्या मिला दिया? अब बोलो, अब सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन, है ना। जरूरी थोड़े है कि सर दूध को पानी में घुलाया, ऐसे भी तो हो सकता है कि पानी को दूध में घुला दिया, है कि नहीं। तो जब दोनों का फेज सेम होने लगे तब क्या बोलते हैं? जिसका अमाउंट ज्यादा उसको सॉल्वेंट बोल देते हैं, जिसका अमाउंट कम उसको सॉल्यूट बोल देते हैं। क्लियर है? तो यहां पर एक बेहतरीन सा सवाल बनता है कि एक है अल्कोहल लिक्विड और एक है पानी, ये भी लिक्विड। ये है अल्कोहल, ये क्या है? अल्कोहल, ठीक। और ये है H2O, डन। इसका हमने लिया 46 ग्राम और इसका हमने लिया 36 ग्राम, और हमने आपसे पूछा कि बताओ सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। वेरी गुड, है कि नहीं। ऐसे देख करके तो खट बोलेंगे क्या कि अल्कोहल क्या है? सॉल्वेंट हो गया, ज्यादा लग रहा है, और पानी क्या लग रहा है? कम लग रहा है, तो सॉल्यूट हो गया। अमाउंट देख करके, अमाउंट इसमें थोड़े बताते हैं, केमिस्ट्री का अमाउंट किसमें बताते हैं? मोल में। तो अगर इसको मोलर मास से डिवाइड करोगे तो ये तो मोल 1 मोल है, और इसको 18 से डिवाइड करोगे तो ये तो 2 मोल है। तो अब खट पता चल गया कि साहब किसका अमाउंट ज्यादा है। तो एक्चुअल अमाउंट किसका ज्यादा था? पानी का, लेकिन लग क्या रहा था? अल्कोहल, है ना। तो जब भी अमाउंट की बात करेंगे तो हमेशा क्या निकालेंगे हम लोग? मोल। क्लियर? जिसका मोल ज्यादा उसका अमाउंट ज्यादा, तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा। जिसका अमाउंट कम उसका मोल कम, वो सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर है? अगर जैसे 46 ml दे रखा होता और 36 ml दे रखा, तब उसकी डेंसिटी दी होती, अच्छा सर, है ना, क्योंकि गैस तो है नहीं कि 22.4 से डिवाइड करेंगे। तो इसकी डेंसिटी तो हमें पता है ना। क्लियर है? इसकी डेंसिटी तो हमें पता है, तो इसका डेंसिटी देता, वहां से मास निकालते, मास से मोलर मास निकाल लेते, ठीक है ना। अब मोलर मास से डिवाइड कर देते तब क्या करते हैं? मोल निकल जाता। आफ्टर ऑल हमें कैसे भी मोल निकालना है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि भाई साहब लियो सब कुछ हटाओ, ये भी 10 मोल और ये भी 10 मोल, अब क्या होगा? अल्कोहल भी 10 मोल, मोल निकालने का चक्कर ही खत्म, हमने तो मोल ही दे दिया, है ना। तो अभी तो बोल रहे थे जिसका मोल ज्यादा उसको बोले सॉल्वेंट, जिसका मोल कम उसको बोले सॉल्यूट। और जब मोल बराबर हो जाए तब क्या करेंगे? है ना, तब बोलेंगे कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट, है ना। 9th-10th लेवल से ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अब केमिस्ट्री की भाषा में असल हम मुद्दे पे आ रहे हैं। तो असल वही बात है जो हमने बोला था शुरू में, क्या? जिसको घुलाया वो सॉल्यूट
और जिसमें घुलाते हैं वो सॉल्वेंट। तो नो डाउट जो सॉल्वेंट है ना उसमें चीजें घुलती हैं, उसमें चीजें घुलती हैं। दो अलग अलग बातें हैं, एक है उसका नेचर घुलाने का और एक है उसका अमाउंट घुलाने का, है कि नहीं? एक अमाउंट है और दूसरा नेचर है। जैसे पानी है, नो डाउट उसमें चीनी घुलेगा, लेकिन क्या एक गिलास पानी में तुम एक बोरी चीनी घुला दोगे? नहीं ना। तो अमाउंट ही सफिशिएंट नहीं हुआ उसका। यस और नो? ये तो अमाउंट की बात होती है कि जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना आसानी से घुलेगा। दूसरी एक और बात होती है कि साहब अल्कोहल में भी चीजें घुलेंगी, पानी में भी चीजें घुलेंगी। क्लियर है? तो अब अगर दोनों का मोल बराबर तर्क कर दें तब क्या बात होगी? तब बोलेंगे किसकी घुलाने की कैपेसिटी ज्यादा। ये कैपेसिटी को बोलते हैं नेचर, और नेचर का मतलब होता पोलैरिटी। नेचर का मतलब क्या होता? पोलैरिटी, है ना। और इसको, इस घुलाने के मेजरमेंट को, घुलाने की कैपेसिटी को, असल चीज जो हम मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे असल में डिपेंड करता है सॉल्वेंट का नेचर। क्लियर? सॉल्वेंट कौन होगा? जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। इसीलिए जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसोगे तब अल्कोहल भी आएगा और पानी भी आएगा। सॉल्वेंट किसको मानेंगे? तो कभी कभी अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा होगा तो भी पानी को ही मानते सॉल्वेंट। और हम लोग बोलते भी है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। व्हाई? है ना, क्योंकि उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। क्लियर है? क्लियर? तो सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट होगा। क्यों? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब बात होती ही क्या है? फिजिक्स में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोग बात करते हो, है ना। तो वहां तो आप गणित सॉल्व करते हो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड। असल में मुद्दा क्या है? जैसे मैं बोलूं आपको पता वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? तो क्या बोलते हैं कि पानी में आने के बाद, पानी में आने के बाद जो भी पार्टिकल रखे हो उसका फोर्स 80 गुना घट जाएगा। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है? जितनी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है किसकी? मीडियम की। कोई भी मीडियम हो सकता है। उस मीडियम में आने वाला कंपाउंड के बीच में जो फोर्स होगा दो चार्ज के बीच में, उन दोनों के चार्ज के बीच का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो मीडियम क्या करेगा? उतने टाइम्स घटा देगा। मान लो कि हमने कोई भी एक कंपाउंड रखा AB जो कि आयनिक कंपाउंड है प्लस माइनस, और इसके बीच का फोर्स था F न्यूटन। कितना? तो पानी में आते ही वो हो गया F/80 न्यूटन। क्लियर? तो सोच के देखो, मान लो पहले 80 था तो अब 1 न्यूटन है। अब 1 न्यूटन जब उसमें फोर्स रहेगा तो खट टूट जाएगा। क्लियर? तो यही जो कैपेसिटी है किसकी? सॉल्वेंट की। क्या? कि आने वाले सॉल्यूट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को वीक करने का इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो ग्रेटर द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ग्रेटर इज इट्स नेचर टू डिसॉल्व एनी कंपाउंड। इसलिए वो कंपोनेंट कहलाएगा सॉल्वेंट जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इतनी बात हो गई। कोई दिक्कत? ये सब बातें बेसिक आपको पता होंगी पहले से। क्या सॉल्यूट का सॉल्वेंट मिटा दे? बोलो। ठीक है, चलिए अब एक बात समझ में आ गई कि ठीक है सॉल्यूट ये है और सॉल्वेंट वो है। अब बात आई कि साहब कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में है ना। जो अपना सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाता, कहीं सॉल्यूशन पतला हो जाता, तो ये जो गाढ़ा है या कम गाढ़ा है या ज्यादा गाढ़ा है या बिल्कुल पतला है, इसको एक टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं और वही टर्म कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो लिखिएगा सबसे पहले, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, concentration of a solution is defined as relative amount of solute, relative amount of solute. Concentration of a solution is defined as क्या? Relative amount of solute in any solution, in any solution, either with respect to solvent or with respect to solution, or with respect to solution. क्लियर? तो सॉल्वेंट के टर्म्स में हम लोग सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलेलिटी, है ना। बाकी रेस्ट ऑल ये सब किसके टर्म्स में डिफाइन करते हैं? सॉल्यूशन के टर्म्स में। क्लियर है? इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, रिलेटिव का मतलब डिवाइडेड बाय, है ना। क्या? या तो सॉल्वेंट बोलो या सॉल्यूशन बोलो। रिलेटिव अमाउंट ऑफ
सॉल्यूट, है ना, मतलब क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, एनी डाउट? बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक, अब इसी अमाउंट को हम लोग किस में एक्सप्रेस करेंगे? तो इसी को कभी मास बोल देंगे, है ना, कभी इसी को वॉल्यूम बोल देंगे, है ना, कभी इसी को मोल बोल देंगे। बस यही बदलता रहेगा और कॉन्सेंट्रेशन टर्म का डेफिनेशन बदलता चला जाएगा। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग इस्तेमाल करते चले जाएंगे। क्लियर है? तो अब कौन कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ना था ये हमने आपको लिखाया पिछले ही लेक्चर में, है ना। क्या? परसेंटेज बाय मास से स्टार्ट करेंगे और नॉर्मेलिटी तक जाएंगे, है ना। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास क्या होता भाई? परसेंटेज बाय मास लिखे, हाँ, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम, है ना। तो परसेंटेज बाय मास इज डिफाइंड एज टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 gram of solution. Total mass of solute in gram present in 100 gram of solution. 100 gram of solution. Total mass of solute in gram present in 100 gram of solution. 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है इज कॉल्ड परसेंटेज बाय मास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज W बाय डब्ल्यू भी बोलते हैं। क्लियर? तो मैथमेटिकली क्या डिफाइन करोगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या? 100। ये हो जाएगा मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका। क्लियर है? परसेंटेज W बाय डब्ल्यू का। अब जाहिर बात है कि सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सिंपल एक बात होगी, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर ये यहां पुट कर दो तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। मल्टीपल फॉर्मूला नहीं बनाना है, ये चीज आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। इसके टर्म्स में फिर एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। इसी के 3 फॉर्मूला बना देंगे हम, तो तीनों थोड़े रटना है, एक ही याद रखना है। क्लियर है? इसको बोलते हैं मदर इक्वेशन। मेन एक एक इक्वेशन याद रखते रहो, अपने आप में ढेर इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो ये क्या अपना परसेंटेज बाय मास। यही वॉल्यूम कर दें मास की जगह तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज बाय लिखो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है अपना परसेंटेज बाय वॉल्यूम। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज percentage by volume. It is defined as volume of solute in milliliter. Volume of solute in milliliter present in 100 ml of solution. Present in 100 ml of solution. तो बस W की जगह क्या लिख देंगे? V किसका? सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय V किसका? सॉल्यूशन का। तुम्हारी मर्जी, तुम लीटर रखना चाहते हो रख लो, क्या दिक्कत है? ऊपर भी लीटर नीचे भी लीटर, कट जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी। क्लियर है? ये बन गया फॉर्मूला किसका? परसेंटेज V बाय V का। अगला लिखो, तीसरा है परसेंटेज W बाय V। तीसरा है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml of solution. It is defined as mass of solute in gram present in 100 ml of solution. Mass of solute in gram present in 100 ml of solution. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटेज W बाय V। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, है ना,
और डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या, 100। क्लियर है, ये हो जाएगा परसेंटेज W बाय V। कोई दिक्कत? क्लियर। ये है बेसिक अपना तीनों परसेंटेज, ये तीनों क्या हुआ, परसेंटेज। डन। अब देखो यहां तो मास है और यहां भी मास है, यहां मास है और यहां वॉल्यूम है, तो मास अलग वॉल्यूम अलग, जहां आ गया डेंसिटी का स्कोप बन गया, है कि नहीं? तो एक सवाल लिखो, इसी पे बन जाएगा दोनों। लिखिए 1 मोल ऑफ, हाँ डेंसिटी तो होगी, क्या डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। ना वो मास सॉल्यूट का है, हाँ वॉल्यूम सॉल्यूशन का है ना। लिखिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 50 मोल ऑफ वाटर, 50 मोल ऑफ वाटर 50 मोल पानी में। टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन, टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन whose density is 1.2 gram per ml, whose density is 1.2 gram per ml. Find out whose density is 1.2 gram per ml. Find out percentage W by W. Find out percentage W by W as well as percentage W by V. दोनों निकालना है। Find out percentage W by W as well as percentage W by V. दोनों कैलकुलेट करिए। फाइंड आउट परसेंटेज W by W एज वेल एज परसेंटेज W by V। तो क्या दिया हुआ है अपने पास, मोल दिया है ना, किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो सॉल्यूट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल, 1 मोल का मतलब 100 ग्राम, है ना। तो सॉल्यूट तो हो गया 100 ग्राम, और पानी क्या है, सॉल्वेंट, है ना। और सॉल्वेंट का क्या दिया है, उसका भी दिया है मोल, 50 मोल का मतलब 900 ग्राम। बोलो भाई, दोनों को जोड़ दिए तो क्या मिल गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिल गया 1000 ग्राम, नहीं क्या। तो ये वाली चीज तो ये बन जाएगी फटाक से। परसेंटेज W बाय W बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास 100 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम इंटू 100 फॉर्मूले का, है ना। 1 2 3 शून्य खत्म हो गए। आंसर कितना, 10% आंसर। क्लियर, 10% ग्राम पर ग्राम, या W बाय W, यस और नो। अगर बोले हमें चाहिए परसेंटेज W बाय V, तो यहां तो सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का क्या, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी, है ना। और मास तो निकल गया 1000 ग्राम, और डेंसिटी क्या दिया है 1.2 ग्राम पर ml रे। तो ग्राम से ग्राम खत्म, ऊपर क्या मिला 10,000, और नीचे कितना 12 इंटू मिलीलीटर, ये मिलीलीटर ना, ठीक। अब रख दो नहीं, सॉल्यूट कितना 100 ग्राम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन कितना 10,000 अपॉन 12, तो 12 कहां जाएगा, ऊपर, ऊपर गया, इंटू क्या 100, खत्म। ठीक है, देखो कट गया, 1 2 3 4 फिनिश, कितना आया, क्लियर, 12%, यस और नो, क्लियर है। यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे दिया, दूसरा निकल गया। अभी तुमने नहीं दिया आपको, अभी तुमने ये भी निकाला वो भी निकाला, जरा सोच के देखो ये कितना निकला 10, और वो कितना निकला 12। जरा इसी में मल्टीप्लाई कर दे तो 1.2 से आ गया। ये क्या है, परसेंटेज W बाय W, और ये क्या है, डेंसिटी। इसका मतलब इक्वेशन नहीं बन गया खुद से, क्या बन गया, बोलो क्या बन गया, परसेंटेज W बाय V बराबर क्या, परसेंटेज W बाय W इंटू क्या, डेंसिटी, हाँ डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, खत्म। क्लियर है, याद रहेगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं आ गया। आप डेराइव भी कर सकते हो इसको, नहीं कर दोगे डेराइव,
ठीक है, दोनों चीज दी हुई है ना। ये क्या है, सॉल्यूशन का मास, और यहां क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इसको मास बटा डेंसिटी कर देंगे ना, तो नीचे रह जाएगा मास, डेंसिटी जाएगा ऊपर, और उतना बटा उतना जहां किए तुम, तो मास सब कुछ कट गया, बचा क्या सिर्फ डेंसिटी। क्लियर है, तो ये डेराइव करके भी निकल जाएगा। क्लियर, ठीक है। ठीक, पहले इंडिविजुअली एक एक चीज समझो, बाद में हम आपको बिल्कुल एक सीधा शॉर्टकट समझाएंगे जिससे आपको कोई रिलेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एक दिया दूसरा कैसे निकालेंगे, खटाखट निकलेगा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल मैथमेटिकली चलना है। बताओ, चलिए अगला लिखिए, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, तो जैसे अभी हम लोगों ने 100 में निकाला, तब बोला परसेंटेज, मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख में निकालेंगे तब कहलाएगा पीपीएम, है ना। तो लिखो पार्ट्स पर मिलियन, लिखिए इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हालांकि यहां लिखते हैं पार्ट ऑफ सॉल्यूट और पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो पार्ट क्या, मास में ही तो लोगे, है ना, या वॉल्यूम में तो लोगे, तो सीधा हमने मास में लिखा। तो क्या लिख लिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम यही फॉर्मूला बना दें तो क्या हो जाएगा, पीपीएम बराबर क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, है कि नहीं, ग्राम में डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में, इनटू क्या, 10 की पावर, परसेंटेज में 2 था, यहां 6 आ जाएगा, 10 लाख, यही ना, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा क्या, पार्ट्स पर मिलियन। बिल्कुल सेम ऐसा ही पार्ट्स पर बिलियन, है ना, ये भी लिख लो, पार्ट्स पर बिलियन। लिखिए इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 बिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 1 बिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 बिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तब क्या बात करेंगे हम लोग, तब यहां हो जाएगा पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी विल बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या, 10 की पावर 9, है ना, बिलियन का मतलब 100 करोड़। क्लियर है। अब जरा देखो, दोनों में सब कुछ बराबर है, सिर्फ इसी का तो फर्क है। तो हम यही दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, पीपीबी अपॉन पीपीएम, और ये सब कट गया, ये दोनों कट गया, है ना। तो इतना बटा इतना का मतलब क्या, 10 की पावर, ये रिलेशन आ गया, पीपीबी बराबर 10 की पावर 3 इंटू पीपीएम। मान लो हमने बोला इसका रिलेशन बनाओ परसेंटेज से, तब तुम क्या बोलोगे, डिवाइड कर देंगे, तो पीपीएम अपॉन परसेंटेज W बाई W बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, यहां 10 की पावर 6, वहां 10 की पावर 2 बराबर क्या, 10 की पावर 4। और यही बोले पीपीबी और परसेंटेज W बाई W, इनमें रिलेशन बोलो, तब क्या, 10 की पावर 9 अपॉन 2, 10 की पावर, बस ऐसे खटाखट रिलेशन बन जाएगा। क्लियर, डन। सो दीज आर मोल इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, एक होता मोल इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दूसरा था मोल डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ऐसे ही एक और बात होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और दूसरा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जैसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसमें एक चीज देखो, क्या उसमें वॉल्यूम का टर्म है, अगर वॉल्यूम का टर्म है तब होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जिसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं है उसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जैसे परसेंटेज W बाई W, वॉल्यूम नहीं दिखा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। परसेंटेज W बाई V दिख गया, वॉल्यूम डिपेंडेंट। परसेंटेज V बाई V, वॉल्यूम दिख गया, क्या बोलेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। पार्ट्स पर मिलियन नहीं है, इंडिपेंडेंट। पार्ट्स पर बिलियन नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट। क्लियर, कोई दिक्कत।
ठीक है, अगला लिखिए मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन लिख लो। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा? जिसमें वॉल्यूम का टर्म होगा। ठीक। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा होगा? जिसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं है। मोल डिपेंडेंट कौन सा होगा? जहां कहीं ना मोल दिख जाए आपको सॉल्यूट का, है ना। मोल इंडिपेंडेंट कौन सा होगा? जिसमें मोल न लिखा हो, उसके बाद कुछ लिखा हो। क्लियर? सो पहला मोल डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या? टुकड़ा, है ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? टुकड़ा है कि नहीं। तो अगर आपके पास ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन, तो इसी में क्या होगा? एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट, है कि नहीं। तो कुछ मोल सॉल्यूट का होगा और कुछ मोल सॉल्वेंट का होगा। यस और नो? लेट्स से हमने इसको बोला Na या N1, इसको बोला N2, ऐसा नाम दिया हमने। तो सबसे पहली बात, टोटल मोल कितना? N टोटल कितना? तब क्या बात करेंगे? N1 प्लस N2। कोई दिक्कत? अब मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का कैसे डिफाइन किया जाता है? उस कंपोनेंट का मोल बटा टोटल मोल। क्लियर? क्लियर? तो अगर हम बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ, तो क्या कहोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन टोटल। एन टोटल मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सो दिस कैन बी रिटन एज N1 और टोटल का मतलब क्या? N1 प्लस N2। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और फिर से क्या? N टोटल, है कि नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा? N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। खत्म। ठीक, कोई दिक्कत? हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, सम 1 होगा। तो अगर हम लिखें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये होना चाहिए क्या? 1। करके देख लेंगे। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिए तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? N1 प्लस N2, और यहां क्या आएगा? N1, और वहां से क्या आएगा? N2 बराबर क्या हो गया? प्रूव्ड। क्लियर? इसका मतलब क्या? दो बात, किसी भी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का, I फॉर इंडिविजुअल का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तब क्या बोलेंगे? उस कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय N टोटल। N टोटल। दूसरी बात क्या याद रखनी है? सारे इंडिविजुअल के मोल फ्रैक्शन का सम विल बी ऑलवेज 1। ये दो बात याद रखनी है। खत्म? कोई कंफ्यूजन? छापो। हाँ, एक्स इनफैक्ट नहीं होता। ये जो नोटेशन होता वो ऐसा होता है, इसको बोलते हैं काई, CHI काई। हमने इसको आसान करने के लिए एक्स लिखा है ना। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई से। ठीक, हमने इसको लिख दिया ऐसा एक्स। ठीक है। N से रिप्रेजेंट करते हैं मोल, E से रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट, कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट मास, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर मास एज वेल एज मोलैरिटी दोनों। कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मेलिटी। ठीक है, डन। लिखिए 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज
dissolved in 10 mole of water, 10 mole of water to prepare a solution, to prepare a solution whose density is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर। देखो डेंसिटी तो क्या होगा, वो तो एक्सपेरिमेंट से आएगा ना। मेरा एक फेवरेट वैल्यू 1.2, तो भैया हम यही इस्तेमाल करेंगे, वो जो आता रहे मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि वही होगा, कुछ भी, उससे चीज़ें थोड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाती हैं, कटने पिटने में आसानी होता है। तो हम एक फेवरेट वैल्यू चुने हुए हैं, वही इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक, क्लियर। तो क्या बोले, क्या बोले, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व किए किसमें, पानी में। पानी कितना है, 10 मोल, और इसमें क्या डिजोल्व कर दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना ग्राम, 20 ग्राम डिजोल्व कर दिया। ठीक, तब बोला जा रहा आपसे कैलकुलेट, कैलकुलेट पहला परसेंटेज W बाय W, दूसरा परसेंटेज W बाय V, तीसरा पार्ट्स पर मिलियन, और चौथा पार्ट्स पर बिलियन, पांचवा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, और छठा मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। ये सब कुछ कैलकुलेट करिए। डू इट। बोले जाए, हो गया सॉल्व, बोलिए क्या होगा, क्या हो जाएगा। पहला क्या है, परसेंटेज W बाय W, तो ये है 20 ग्राम और ये 10 मोल। 10 मोल का मतलब 180 ग्राम, 180 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना हो गया, 200 ग्राम। सब कुछ निकाल दें यही। इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अच्छा, डेंसिटी दिया, डेंसिटी था 1.2 ग्राम पर ml, है ना। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 200 अपॉन डेंसिटी 1.2, तो ये हो जाएगा नीचे 12, ये हो जाएगा 2000 क्या ml, यही ना, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, पहला परसेंटेज W बाय W। तो परसेंटेज W बाय W का मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20, और 20 बाय 200 इंटू क्या, 100, 0 से 0 उड़ गया, ये मिला 10%। कितना मिला, 10%। परसेंटेज W बाय V अभी बोला, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना हो गया, 10 इंटू 1.2 ना, कितना हो गया, 12%, है ना। चाहे तो निकाल लें आप, है कि नहीं। क्या रखेंगे ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट 20 और डिवाइडेड बाय क्या, इसी को ऐसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बराबर कितना आएगा, ये 2000 अपॉन क्या, 12, 12 कहां गया ऊपर, और नीचे इंटू क्या 100, तो 2 0 1 0, 3 0 ही खत्म, और 2 से 2 खत्म, 12 मिल गया ऐसे भी, है ना। पीपीएम क्या मिलता था, परसेंटेज W बाय W को 4 से मल्टीप्लाई करते थे 10 की पावर, है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5, और ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 8 ना। अब बोला मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बताओ, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मतलब क्या, सॉल्यूट का मोल कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। 20 ग्राम का मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का कितना, सॉल्वेंट का 10 ना, तो सब टोटल कर देंगे तो 10.5 मतलब 5/105, है ना। 1/15, 1/15 21 ना, हाँ 1/21, तो ये कितना हो जाएगा, 20/21, है कि नहीं। 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो कितना हो जाएगा, 20/21। कोई दिक्कत, ठीक है। अगला लिखो, नेक्स्ट इज मोलेलिटी। मोलेलिटी, मोलेलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलेलिटी क्या हो जाएगी, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
It is defined as number of moles of solute present in, number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent, 1 kilogram of solvent, number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. क्लियर है? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यही ना? और ये किस में होना चाहिए? केजी में. बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इज कॉल्ड मोलेलिटी. यूनिट क्या लिखेंगे इसका? अच्छा, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या था? ऊपर भी मोल, नीचे ही मोल, कट गया, यूनिटलेस. इसका क्या होगा? मोल पर केजी. इसी को लिखते हैं मोलल. क्या लिखते हैं? मोलल. और इसी को स्मॉल m भी लिख देंगे. बोलेगा एक सॉल्यूशन है जो 10m है, इसका मतलब मोलेलिटी 10 है. ठीक. यहीं पे एक बात, क्या? यूनिमोलल. कभी कभी क्या लिखा होगा? यूनिमोलल. इसके हिसाब से मोलेलिटी आएगी. यही आएगा बाइमोलल, है ना? यह आएगा सेमी मोलल, है ना? ये आएगा मिली मोलल या डेसी मोलल, डेसी मोलल, है ना? और ये आएगा क्या? सेंटी मोलल. ये आएगा मिली मोलल. ये सब अलग अलग टर्म बोला जाएगा. इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, ट्राई आ गया तो 3, सेमी मतलब आधा, डेसी मतलब 1/10, सेंटी मतलब 1/100 और मिली मतलब 1/1000, है ना? माइक्रो आ जाए 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे. क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये हो गया सर फॉर्मूला काय का? मोलेलिटी का. लिखो सवाल. फाइंड आउट molality of a solution, find out molality of a solution containing, find out molality of a solution containing 2 gram of sodium hydroxide, 2 gram of NaOH in 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर. तो बस यहीं से क्या निकाल देंगे? ये क्या है? सॉल्यूट. और ये क्या है? सॉल्वेंट. हमें क्या चाहिए? सॉल्यूट का मोल. तो ये कितना? 2/40, 0.05. हाँ, या 1/20, है ना? अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम केजी में, तब ये कितना हो जाएगा? 200/1000, 0.2, यही ना? केजी हो गया. तो अब इसमें पुट कर दो. ऊपर कितना और नीचे कितना? कितना? 0.20. हाँ, 1/4, बिल्कुल सही. 0.25. पक्का? यही ना? हाँ, 0.2 है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए. ये क्या? मोलल. हाँ बोलिए. मोलल. ठीक है, या मोल पर केजी, जो बोलो. डन. ठीक. अब अगर मोलेलिटी दे दिया हो तो इससे मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाएगा? मोल, है कि नहीं? और मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या निकल जाएगा? मास. तो उल्टा भी तो कर सकते हैं. लिखो सवाल. हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml of water, 100 ml of water to prepare a solution, whose molality is 100 ml of water to prepare a solution whose molality is
0.01 100 ग्राम पानी में कितना ग्लूकोज डिसॉल्व कर दें कि मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाए? 0.01। क्लियर? पानी का मास क्या दे रखा है? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दे रखा है? 100 ml 10 ml 100 ml 100 ml ना, तो डेंसिटी क्या होती पानी की? 1। तो 100 ml का मतलब क्या? 100 ग्राम। पानी के लिए तो फिक्स बात है। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या? बताइए सॉल्यूट का कितना मास है, कितना ग्लूकोज है ग्राम में? तो इसके लिए क्या करेंगे? मोलेलिटी बराबर क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? मोलेलिटी है ना, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, मोलेलिटी कितना दिया है? 0.01, यही ना। और सॉल्वेंट का मास कितना गया है? 0.1 हाँ 0.1 केजी है कि नहीं? 0.1 ये हो जाएगा कितना? 0.1 केजी। तो ये वैल्यू कितनी हुई? 10 की पावर -3 मोल है ना। और मोल बराबर क्या होता है? मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180 बराबर 10 की पावर -3। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना डिसॉल्व किया गया? तो 180 गुना 10 की पावर -3, सो इट इज 0. ग्राम आंसर है ना। बहुत बढ़िया, डन। कोई तकलीफ? ठीक है, चलिए अगला लिखो। मोलेरिटी 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 इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, है ना। लिखे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution, number of moles of solute present in 1 liter of solution। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution। क्लियर? कोई दिक्कत? मैथमेटिकली क्या बोलेंगे? मोलेरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। आपको एनी हो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लाना है लीटर में और सॉल्यूट का मोल लाना है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मोलेरिटी निकल जाएगा। ठीक, लिखो सवाल। 6 gram of acetic acid is dissolved in 6 gram of acetic acid is dissolved in 194 gram of water, 194 gram of water to prepare a solution whose density is, मान लिया हमने इस बार 1 gram per ml, क्या मान लिया? 1 gram per ml। ठीक, फाइंड आउट मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलेरिटी बताओ कितना होगा? 194 ग्राम पानी में 6 ग्राम एसिटिक एसिड को डिसॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन की डेंसिटी हमने आपको 1 दिया है। यू हैव टू फाइंड आउट मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, हाउ मेनी मोल पर लीटर यू हैव टू कैलकुलेट।
बोला जाए। तो क्या करेंगे आप, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकालेंगे। कितना मोल सॉल्यूट का, तो मास दिया हुआ है 6 ग्राम, मोलर मास होता 60 ग्राम पर मोल, यही ना। तो मोल कितना आ गया 0.1, है ना। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे, पहले सॉल्यूशन का मास निकाल लो, कितना हो जाएगा 194, ये 6, ये कितना हो गया 200, 200 तो ग्राम हो गया। चूंकि डेंसिटी दे दिया है क्या 1, तो जाहिर सी बात है 200 ml लिखने में क्या दिक्कत है, लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना लीटर हो गया, तो बोलेंगे 0.2 लीटर, यही दोनों तो चाहिए आपको, है ना। सो व्हाट अबाउट मोलरिटी, मोलरिटी विल बी 0.1 मोल बटा 0.2 लीटर। ये क्या हो गया मोल और ये क्या हो गया लीटर, आंसर क्या हो गया आधा, या इट इज 0.5 मोल पर लीटर, या इसी को क्या लिख देंगे, बोलो 0.5 m, इसी को क्या लिख सकते हैं m/2, सब एक ही बात है। डन, ठीक। कैलकुलेट millimole of solute, calculate millimole as well as mass, calculate millimole as well as mass of solute in gram, millimole as well as mass of solute in gram in a solution, या लिखना in a 2 liter solution, in a 2 liter solution containing, in a 2 liter solution containing, in a 2 liter solution containing sodium hydroxide, sodium hydroxide वॉल्यूम दे दिया 2 लीटर, if density of the solution is 0.05, if density of the solution is 0.05, calculate millimole and mass of solute, calculate millimole and mass of solute in gram, है ना। आगे क्या बोला है, in a 2 liter solution containing NaOH, if density नहीं, if molarity, density नहीं ना, if molarity of the solution is 0.05, क्लियर है। मतलब सॉल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH, ये क्या अपना सॉल्यूट। तब क्या पूछा आपसे कि बताओ सॉल्यूट का मिली मोल क्या है, तो फॉर्मूला क्या अपने पास, फॉर्मूला अपने पास मोलरिटी बराबर मोल बटा वॉल्यूम, ये लीटर में, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलरिटी कितना है 0.05 और वॉल्यूम क्या बोला 2, तो वैल्यू कितनी हो गई 0.1 मोल हो गया, है ना। जब भी मिली कोई भी चीज में आता है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसका मिली मोल कितना हो जाएगा 0.1 इंटू क्या 1000, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मिली मोल बराबर कितना 100 मिली मोल, आंसर। बोलो भाई कोई दिक्कत, 100 मिली मोल हो गया। अब क्या पूछा मास भी बता दो, तो ये तो मोल है, तो मोल बराबर क्या होता मास बटा मोलर मास, ये मोलर मास लिखा मैंने, तो मोल कितना है 0.1, मोलर मास कितना होता सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, तो मास बराबर कितना हो गया मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 ग्राम, आंसर। कोई कंफ्यूजन, बोलो कोई दिक्कत, ये है अपना क्या मोलरिटी, ठीक। अब मैंने बोला था मोलरिटी जैसा ही 2 टर्म है, 2 टर्म है, एक को बोलते क्या फॉर्मेलिटी, क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी लिखिए, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नोन एज, मोलरिटी ऑफ ionic compound is known as formality, molarity of ionic compound is known as
फॉर्मेलिटी, क्लियर है, ठीक। मोलरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नोन एज फॉर्मेलिटी। बस वहां मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास, है कि नहीं, क्लियर है। लिखो 1.11 ग्राम ऑफ 1.11 ग्राम ऑफ 1.11 ग्राम ऑफ CaCl2 is dissolved in 10 liter of solution. Find out formality. 1.11 gram of CaCl2 is dissolved in 10 liter of solution. Find out formality. तो हम लोग क्या बोलेंगे, CaCl2 क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड की मोलरिटी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे वही होगा, मोलरिटी बराबर क्या था, N/V, यहां पे वही करेंगे। तो N कैसे निकालोगे, तो यहां N बराबर क्या होगा, मास, हाँ, अपॉन मोलर मास को यहां बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, क्लियर। तो मास कितना दिया हुआ, 1.11, फॉर्मूला यूनिट क्या, 111, कितना, 0.01, है ना। तो पुट कर दो 0.01 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 10, तो आंसर 0.001 F आंसर, खत्म। M की जगह F लिख देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है बात तो वही है। आयनिक कंपाउंड की मोलरिटी को क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी, ठीक। अगला लिखो डीमल यूनिट, डीमल यूनिट। नेक्स्ट इज डीमल यूनिट, इसको डिनोट करते हैं डी से, लिखिए मोलरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, molarity of any solution at 0 degree centigrade of temperature is known as Demal unit, is known as Demal unit। बस खत्म बात, काय को उसके बारे में और ज्यादा चर्चा करें, इतनी तो बात है कि नहीं। अब बताओ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है, मोलरिटी जैसा है, वॉल्यूम है तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्लियर। तो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गए, बचा क्या, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कब डिस्कस करेंगे, जब हमें इक्विवेलेंट मास का ज्ञान होगा, है ना। तो इक्विवेलेंट मास अलग ही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तब उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस, ठीक। एक मेगा क्वेश्चन लिखो, फॉर्मेलिटी और डीमल यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती, कहीं नहीं, खाली फर्जी में, मतलब उसी को टर्म दे दिया जाएगा ना, 0 डिग्री पे कैलकुलेट करा तो डीमल ही बोला इसको, है ना। आयनिक कंपाउंड का तो उसी को फॉर्मेलिटी बोल दिया। जब भी हमें करना, मैं निकालना मोलरिटी है कि नहीं। अगर टेम्परेचर बोले लैब में हम 0 डिग्री पे काम ही नहीं कर रहे, हाँ फ्रिज में निकाल करके करो, तो उसी को डीमल बोल देंगे। मतलब सर अभी जो फॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन किया था, अगर उसमें अगर मोलरिटी पूछा होता सेम आंसर, बिल्कुल सेम। ऑल फॉर्मेलिटी विल बी मोलरिटी, बट ऑल मोलरिटी इज नॉट फॉर्मेलिटी, क्योंकि हम मोलरिटी तो हम कोवेलेंट का भी निकाल सकते हैं ना, एसिटिक एसिड का निकाल दिया, वो तो मोलरिटी कहलाएगा, फॉर्मेलिटी नहीं कहलाएगा, है ना। लेकिन फॉर्मूला दोनों जगह सेम ही लग रहा है, लेकिन अगर निकालना है तो न्यूमेरिकली सेम आएगा, न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम, हाँ, मतलब उसको बोलेंगे नहीं, हालांकि बोलते तो सब उसी को है, मोलरिटी बोलते, फॉर्मेलिटी कभी बोलते ही नहीं, है ना, वो कहने को बोलते। जैसे कभी भी आपने मॉलिक्यूलर मास की जगह फॉर्मूला यूनिट मास सुना, नहीं बोलते हैं, अलग बात एक चीज होती है, बट बोलने में क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे एनटीपी और एसटीपी, अब दोनों को सेम ही मान लिया गया, है ना। जब बार में था तब बोलते थे एसटीपी, और जब एटीएम में था तब बोलते थे एनटीपी, अब दोनों को सेम मान लिया गया, क्लियर, ठीक, कोई दिक्कत। चलो एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखे, $46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, ये काय को इथेनॉल लिखोगे 10 ग्राम लिख लो सीधा, लिखो 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is dissolved in
dissolved in 90 gram of water, 90 gram of water. Find out percentage W by W, percentage W by V, parts per million, molarity and mole fraction of water. ये सारी वैल्यू निकाल दो. पीपीएम के बाद क्या? पीपीएम के बाद मोलेलिटी, उसके बाद मोलेरिटी, उसके बाद मोल फ्रैक्शन. ठीक है, हो जाएगा ये? हाँ, डेंसिटी नहीं दिया ना, डेंसिटी लिखो 1.2. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज लेट 1.2 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. अब समझना, 1 डेसीमीटर क्यूब को बोलते हैं 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब को बोलते हैं 1 मिलीलीटर. ये बात याद रहनी चाहिए, ये वाली बात याद रहना. ध्यान से सुनो, 1 किलोग्राम पर लीटर का ही मतलब होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर. वाई सर? 1 किलोग्राम को क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम. और 1 लीटर को क्या लिखेंगे? 1000 मिलीलीटर. हजार कट गया तो बचा क्या? ग्राम पर मिलीलीटर. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1.2 ग्राम पर ml ही है. ठीक, कहने को अलग तरीके से लिखा गया है वही चीज. तो हो जाएगा, करिए जल्दी से. फिर हम लोग देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म. कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक दिया रहेगा, दूसरा बोला जाएगा कि दूसरा निकालो जल्दी से. करिए.